अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 हम सब पिछले क्लास में अब यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। मुझे यकीन है आपको मैंने जो कुछ अब तक पढ़ाया और करवाया है वो आपने पढ़ा होगा और किया होगा। तो चलें आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये यूनिट 2 का पहला पार्ट है, पार्ट 4 किरणों का खेल, जो कि एक कविता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे कि आपको पाठ के कविता के नाम से ही पता चल रहा है, किरणों का खेल, यानी यहाँ पर किरणों अर्थात जो सूरज की किरणें और चांद की किरणें होती हैं उनकी बात हो रही है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पर इसके कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कवि कह रहे हैं कि चारू यानी सुंदर, सुंदर चांद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ जल यानी पानी, आप सब जानते हैं। थल यानी धरती, ज़मीन। जल और थल में पानी, चांद की किरणें खेल रही हैं अर्थात बिछी हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और जो चांद की स्वच्छ सुंदर चांदनी है, शांत और सुंदर चांदनी धरती पर, अवनी अर्थात धरती, अंबर अर्थात आकाश, और तल यानी पानी के नीचे का हिस्सा, तीनों जगहों पर बिछ गई है, छा गई है। तो चांद की सुंदर किरणें धरती पर जल और थल में खेल रही हैं अपनी स्वच्छ और शांत चांदनी को धरती, आकाश और तल में बिछाकर। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरोभी मंद पवन के झोंकों से। कह रहे हैं कि पुलक यानी अर्थात प्रसन्नता। जो धरती है वो चांद की चांदनी को पाकर बहुत प्रसन्न है, और वो अपनी प्रसन्नता किस प्रकार से प्रकट कर रही है? वो अपनी प्रसन्नता धरती पर जो छोटी छोटी घासें उगी हुई हैं उनके चमकने के द्वारा, और जो मंद हवा के झोंकों से, मंद गति से वृक्ष अर्थात पेड़, तरु का मतलब होता है पेड़, तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। पेड़ झूम रहे हैं, तो पेड़ों के झूमने से और ज़मीन पर उगी घासों के चमकने से धरती जो है वो अपनी प्रसन्नता को, जो चांदनी के आने से वो प्रसन्न है, उस प्रसन्नता को प्रकट कर रही है अर्थात दर्शा रही है। फिर आगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुमंद गंध वो, निरानंद है कौन दिशा। फिर कवि कह रहे हैं कितनी स्वच्छ चांदनी है, क्या ये स्वच्छ चांदनी है जिसने इस शांत रात को इतनी, निस्तब्ध का अर्थ होता है शांत, खामोश, और निशा का अर्थ होता है रात अर्थात रात्रि। कवि कह रहे हैं कितनी स्वच्छंद, खामोश और चमकती हुई ये चांदनी है जिसने इस धरती की शांत दिशाओं धरती पर फैली शांत रात को मंद मंद, स्वच्छंद, सुमंद का अर्थ होता है मंद, सुमंद का अर्थ होता है धीमी धीमी यानी मंद, और गंध अर्थात महक, दुर्गंध मतलब गंदी महक, और सुगंध मतलब अच्छी महक या खुशबू। तो गंध का अर्थ होता है महक, चाहे गंदी या अच्छी नहीं, सिर्फ महक। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि जो रात चांद की चांदनी है, इसने इस खामोश रात में चारों ओर एक धीमी धीमी गंध महका दी है, जिससे इस धरती की प्रत्येक दिशा आनंदमय हो गई है, या फिर इस धरती की कोई ऐसी दिशा है जहाँ आनंद ना हो। निरानंद का मतलब होता है आनंद ना होना। कवि कह रहे हैं कि चांद की चांदनी के आ जाने के बाद इस खामोश रात में, उसमें आने वाली सुगंध में, उससे आने वाली गंध में, महक में, क्या ऐसी कोई दिशा है जहाँ आनंद ना हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नियति के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कह रहे हैं कि रात हो जाने पर भी, जब सारा संसार गहरी नींद में सो रहा होता है, नियति अपने कार्यकलापों को बंद नहीं करती है। नियति अर्थात प्रकृति, नियति, नटी यानी नियति रूपी नायिका, प्रकृति रूपी नायिका। जो नियति है वो अपने कार्यों को बंद नहीं करती है, बल्कि उसके काम रात में भी चुपचाप शांत भाव से चला करते हैं। एकांत यानी अकेले में, शांत यानी खामोश, कार्यकलाप अर्थात कार्य। तो नियति रूपी नायिका के यानी प्रकृति रूपी नायिका के कार्य जो हैं वो शांत भाव से रात में भी
चला करते हैं वो चांदनी फैलाती है, हवा पहुंचाती है, लोगों को सुगंध देती है, खुशबू फैलाती है। वो अपने कार्यों को खूब चुपचाप खामोशी से किया करती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा अर्थात धरती। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो वसुंधरा है, जो धरती है, वो चांदनी पाकर, चांद की किरणों को पाकर, जो लोग सो रहे हैं संसार में, सबके सोने पर एक सुंदर सुंदर मोती बिखेर देती है। और जब पुनः सवेरा होता है तो सूरज के आते ही जब सूरज की किरणें धरती पर फैलती हैं तो सूरज उन मोतियों को बटोर कर अपने साथ ले जाता है। अर्थात मोती अर्थात चांदनी। मोती यहाँ पर किसे कहा है? चांदनी को कहा है, चांदनी की सुंदरता को कहा है। तो जो सूरज है वो पुनः सवेरा होने पर चांदनी रूपी मोतियों को बटोर कर अपने साथ ले जाता है और अपनी किरणों को इस धरती पर फैला देता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नयो रूप छलकाता है। अब विराम दायिनी का अर्थ होता है आराम देने वाली। संध्या यानी शाम। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब वो दोपहर के बाद जब शाम होती है तो विराम देने वाली शाम को, इन मनुष्यों को आराम देने वाली शाम, जो शाम का समय होता है वो बहुत सुकून वाला होता है। सभी लोग दिन भर अपना काम करने के बाद उस वक्त आराम से बैठते हैं, सुकून से बैठते हैं और ढलते हुए सूरज का आनंद लेते हैं। तो वहाँ यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि आराम देने वाली शाम को अपनी सुंदरता दे जाता है। जो मोती हैं उनको एक सुंदरता के रूप में दे जाता है। आपने देखा होगा जब शाम के समय सूरज ढलता है तो वो लाल होता है और आसमान पे एक अजीब सी सुंदरता होती है। तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो आराम देने वाली संध्या को अपनी सुंदरता दे जाता है, जो एक नया रूप लोगों के जीवन में छलका देता है, लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला रूप दे जाता है। तो जैसा कि इस कविता का क्या नाम है, किरणों का खेल। तो हमने इस कविता से ये संदेश मिलता है, हम इस कविता से ये जानते हैं, हमें इस कविता से पता चलता है कि जो किरणें हैं वो चाहे सूरज की हो चाहे चाँद की। यहाँ पर हमने चाँद से शुरुआत की थी, लेकिन सूरज और चाँद दोनों की किरणें धरती को सुंदरता प्रदान करती हैं, विराम प्रदान करती हैं और लोगों के जीवन को प्रसन्न करती हैं। और हमें इस धरती से इस कविता से ये संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में बिना रुके, जैसे प्रकृति जो है वो बिना रुके अथक बिना थके दिन रात अपने कामों को चिरकाल से करती चली आ रही। चिरकाल यानी हमेशा से, जब से ये धरती अस्तित्व में आई और जब तक ये धरती नष्ट नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, तब तक ये जो प्रकृति है वो अपने कार्य इसी तरह से करती रहेगी जैसे कर रही है। हमेशा से जिस दिन से धरती बनी है उस दिन से उसने ये कार्य शुरू किए थे और आज तक वो खामोशी से अपने कार्य को निस्तब्ध रूप से कर रही है। इसी तरह हम मनुष्य को भी, अर्थात हमें भी अपने जीवन में जो हमारे कार्यकलाप हैं वो बिना रुके, बिना थके, बिना परेशान हुए करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए बिना रुके, बिना थके। और हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जिससे हम औरों को प्रसन्न कर सकें। हमारे कार्यों से, हमारे कर्तव्यों, जब हम अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करें तो लोग हमसे प्रसन्न हों। जब हम अपने कार्य करेंगे तभी तो हमारे अपने या जो भी लोग हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे खुश होंगे। कार्यों से ही लोग खुश होते हैं, अच्छे कार्यों से। तो प्रकृति हमें यही संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में बिना रुके, बिना थके काम करते रहना चाहिए और लोगों को प्रसन्नता प्रदान करते रहना चाहिए। चलिए अब हम आगे इसके मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। कविता में किस विषय में बताया जा रहा है? तो कविता में चांद की किरणों द्वारा फैली सुंदरता के विषय में बताया जा रहा है। कविता में चांद की किरणों द्वारा फैली सुंदरता के विषय में बताया जा रहा है। जल थल में चांदनी बिछा होने से आप क्या समझते हैं? जल और थल में चांदनी बिछे होने से हम ये समझते हैं कि चांद की किरणें जल थल सभी को अपनी किरणों द्वारा प्रकाशमय और सुंदरता प्रदान करती हैं। जल और थल में चांदनी बिछी होने से हम ये समझते हैं कि चांद की किरणें जल और थल दोनों को अपनी चांदनी से
सुंदरता प्रदान करती हैं। धरती अपनी सुंदरता किस प्रकार प्रकट करती है? तो हमने भी पढ़ा है कि धरती जब प्रसन्न होकर अपनी सुंदरता प्रदान करती है। तो धरती अपनी सुंदरता प्रसन्नता के द्वारा प्रकट करती है। मोती सबके सोने पर में मोती शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मोती सबके सोने में पर मोती शब्द का प्रयोग चांदनी के लिए किया गया है। चांद द्वारा पहली चांदनी को मोती कहा गया है। चलिए हम इसके आगे इसके शब्द अर्थ भी देख लेते हैं एक बार। शब्द अर्थ देख लें। चारु, मैंने अभी भी आपको बताया था, चारु अर्थात सुंदर या मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला मनोहर कहलाता है। अवनी अर्थात धरती या जमीन। अंबर अर्थात आकाश। पुलक यानी प्रसन्नता। तृण यानी तिनका या घास। पवन अर्थात हवा। निस्तब्ध अर्थात शांत। सुमंत यानी धीमी धीमी। निरानंद आनंद रहित, जिसमें रहित का अर्थ होता है के बिना। रहित का क्या अर्थ होता है? के बिना। तो जहाँ पर आनंद रहित यानी आनंद के बिना। निरानंद यानी आनंद रहित। नियति नटी यानी नियति रूप प्रकृति रूपी। नटी अर्थात प्रकृति रूपी नायिका। कार्यकलाप विभिन्न कार्य, जो हम दिन भर में अलग अलग तरह के काम करते हैं उन्हें कार्यकलाप कहते हैं। दायनी अर्थात देने वाली, जैसे हमने अभी पीछे कविता में पढ़ा था, विराम दायनी मतलब आराम देने वाली। तो दायनी का अर्थ क्या होता है? देने वाली। फिर है पाठबोध लिखित प्रश्न। वैसे मैं आपको ये जब भावार्थ कराऊंगी तो प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। एक बार वैसे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। है बिखेर देती सदा सवेरा होने पर पंक्तियों का भावार्थ लिखे। तो ये तो हम भावार्थ में करेंगे, इसे आप छोड़ दें। आगे देखते हैं। कवि कविता के माध्यम से प्रकृति के विषय में क्या बताना चाहते हैं? तो कवि कविता के माध्यम से प्रकृति के विषय में यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति चिरकाल से अपने कार्यों को इसी प्रकार करते हुए इस संपूर्ण सृष्टि को सुंदरता प्रदान करती है। सुंदरता और प्रसन्नता प्रदान करती है। कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति चिरकाल से अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को, इस धरती को प्रसन्नता और सुंदरता के बारे में बताना चाहती है। शांत भाव से प्रकृति किस प्रकार अपने कार्य लगातार करती रहती है? तो हमने अभी पढ़ा था कि प्रकृति जब सुबह का समय होता है तो सूरज आ जाता है, फिर जब सूरज के जाने का समय होता है तो सूरज सुंदरता दे जाता है शाम को। फिर रात आती है और चांद अपनी चांदनी को फैलाकर इस संपूर्ण सृष्टि को सुंदर कर देता है। इस प्रकार प्रकृति अपनी कार्य बिना रुके करती रहती है। प्रकृति के सभी साधन कभी न थकने का संदेश देते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यह हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है पीछे कि जो प्रकृति है जिसमें पानी, सूरज, धूप, पक्षी, ये सब क्या हैं? आपने देखा होगा बिना रुके अपना काम, सूरज बिना रुके अपना काम कर रहा है, चांद बिना रुके अपना काम कर रहा है, पानी बिना रुके दौड़ता ही रहता है। अब झरनों ग्लेशियर से पिघल के झरनों में बदला, झरनों से बदला तो मैदानों में पहाड़ों पे पहुंचा, पहाड़ों से होता वो मैदानों में पहुंचा, मैदानों से निकला तो समुद्र में जाके पहुंच गया और फिर जाके किसी खाड़े में गिर गया। तो इस तरह से पानी बिना रुके अपना कार्य कर रहा है, अर्थात जो प्रकृति है और उसके साधन हैं वो बिना रुके अपना कार्य कर रहे हैं। अर्थात हमें भी बिना रुके अपने जीवन में कार्यों को करते हुए दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करनी चाहिए। चलिए इसके आगे हम पद्यांश देख लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद हवा के झोंकों से। तो तिनके की नोकों से कौन क्या प्रकट करता है? तिनके की नोकों से धरती अपनी सुंदरता प्रकट करती है। तिनके की नोकों से धरती अपनी सुंदरता प्रकट करती है। हरित तृणों की तरु क्यों झूम रहे हैं? तरु चांदनी पाकर प्रसन्नता प्रकट करते के कारण झूम रहे हैं। तरु चांद की चांदनी पाकर अपनी सुंदरता प्रकट करने के कारण झूम रहे हैं। प्रकृति हमें क्या शिक्षा देती है? प्रकृति हमें बिना रुके अथक प्रयास एवं कार्य करके दूसरों को प्रसन्न करने की शिक्षा देती है। प्रकृति बिना रुके
अथक कार्य एवं प्रयास करके दूसरों को प्रसन्न करने की शिक्षा देती है। फिर है पुलक, तृण, पवन, शब्दों आदि से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो आप लोग ये इन सभी शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए भी हैं और इन सभी शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए हुए भी हैं। तो आप सब इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। ये आपको खुद करना है वाक्य बनाने का काम। बहुत ही अच्छे वाक्य बनाइएगा, ठीक है। इसके आगे हम जो है आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम कठिन शब्द करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, भावार्थ करेंगे और जो इस पाठ की दूसरी एक्सरसाइजेज है वो करेंगे। भावार्थ, वाक्य प्रयोग, पाठ की दूसरी एक्सरसाइजेज और प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपने इस कविता को आप इस कविता को पढ़िएगा। जो मैंने शब्दार्थ आपको करवाए हैं वो देख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर जो मौखिक प्रश्न करवाए थे वो और ये जो पद्यांश करवाया है ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास पुस्तक हो तो मैंने जो आपको बताया है उन्हें लिख लीजिएगा, और अगर ना हो तो आप जहाँ कहीं भी लिख रहे हैं, जहाँ पर भी आप अपने उत्तरों को या नोट्स बना रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, वहाँ आप ये सब करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। और कविता को अच्छी तरह एक बार मैंने तो आपको पढ़ाया ही है, समझाया ही है। बहुत आसान कविता है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इस कविता को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कविता पढ़ने के बाद इसके मौखिक प्रश्न वगैरह सब कर लीजिएगा। और जो पीछे अभी वाक्य प्रयोग के शब्द हैं जो आपके अपठित पद्यांश से थे उनको भी कर लीजिएगा। तो हमारा जो आज का क्लास है वो यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे का और भी काम करेंगे। चलें, अब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और बाहर ना निकलिए घर से, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और जो पढ़ाया है उसे पढ़ते रहिएगा। चलें, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और तब हम भावार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।